अर्थ के ऊपर एवासराला को होल्डन के टाइकॉन पर पहुंचने के बारे में पता चल जाता है। वो अपनी कलीग कार्लोस डेविला को टाइको स्टेशन पर एक स्पाई भेजने के लिए कहती है। एवासराला जॉनसन के ऊपर शक कर रही थी और वो उसके ऊपर नजर रखना चाहती थी। डेविला एवासराला के इस काम को करने से मना कर देता है। एवासराला डेविला को धमकाने के लिए उसके बेटे एस्टेबिन के बारे में बात करने लग जाती है, जो कि थोड़े समय बाद ही पैरोल पर छूटने वाला था। एवासराला डेविल को क्लियर करती है कि अगर एस्टेबिन किसी भी गलत काम में पकड़ा गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। एरिन राइट का एवासराला का डेविला को धमकाना पसंद नहीं आता। वो इस बारे में एवासराला से बात करता है। एवासराला एरिन राइट को क्लियर करती है कि उसने सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेविला से इस बारे में बात की थी, क्योंकि उससे पता चला था कि जॉनसन एक बहुत ही बड़ी हाई टेक्निकल शिप नाओवू बना रहा था, जो कि अभी तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी शिप थी। एवासराला को ये भी पता था कि जॉनसन ओपीए से रिलेट करता है। एवासराला के बेटे को ओपीए एजेंट ने मारा था। एरिन राइट एवासराला से इस बारे में बात करता है कि क्या वो ओपीए से अपने बेटे का बदला लेना चाहती थी और वो पर्सनल रीजन से जॉनसन के पीछे पड़ी हुई थी। एवासराला एरिन राइट को क्लियर करती है कि ये उसका पर्सनल मैटर भी हो सकता था, जिसे सुनने के बाद एरिन राइट उसे डेविला के स्पाई को टाइको स्टेशन पर जॉनसन की नजर रखने का परमिशन दे देता है। अब चलते हैं टाइको स्टेशन की ओर। फ्रेड जॉनसन ने रोसिनेंटे की क्रू को टाइको स्टेशन पर उतरने की परमिशन दे दी थी। जॉनसन हार्बर पर टाकी का वेलकम करने के लिए पहुंच जाता है। उसे टाकी में से होल्डन को बाहर आते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है। होल्डन एमोस के साथ गन लिए हुए टाकी से बाहर निकल गया था। जॉनसन जानता था कि होल्डन और उसके सभी साथी कैंटेबरी और डोनेवर दोनों के ही डिजास्टर की विटनेस हैं। जॉनसन ये भी समझ चुका था कि सोलर सिस्टम के अंदर जो टेंशन क्रिएट हो चुका था उसे किसी हद तक होल्डन ही सॉल्व कर सकता था, क्योंकि होल्डन के स्टेटमेंट के बाद सैरस स्टेशन में बहुत बुरी तरह से दंगे होने शुरू हो गए थे और लोग ओपीए के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे। होल्डन को पता चल चुका था कि जॉनसन पूरे समय उन लोगों के ऊपर नजरें रखे हुए था और वो उन लोगों की गतिविधियों को ट्रैक कर रहा था। जॉनसन होल्डन को क्लियर करता है कि वो अब वो पर्सन नहीं रहा जो कि वो पहले हुआ करता था। जॉनसन होल्डन को समझाता है कि टाइको में मार्शियंस के वेसल आते रहते हैं और टाकी जो कि मार्शियंस का वेसल था वो लोगों की नजरों में आ सकता था। जॉनसन टाकी को मॉडिफाई करना चाहता था। होल्डन जॉनसन को बताता है कि टाकी के अंदर उस वक्त 30 मार्शियंस मौजूद हैं। जॉनसन होल्डन को कहता है कि उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो जानता है कि उस वक्त कोई भी मार्शियन उस शिप के ऊपर मौजूद नहीं है, क्योंकि उस शिप का कैप्टन होल्डन है और वो खुद जॉनसन से बात करने के लिए बाहर निकलकर आ चुका था। जॉनसन अंदाजा लगाता है कि उस वक्त टाकी के ऊपर 3 या 4 लोग ही मौजूद होंगे। जॉनसन होल्डन को अपनी बात ध्यान से सुनने के लिए कहता है। वो कैंटेबरी और डोनेगर के बारे में होल्डन से बात करता है। होल्डन जॉनसन को टॉन्ट करता है और उसे कहता है कि वो भी कैंटेबरी और डोनेगर के ऊपर अटैक करवाने वालों में से एक हो सकता था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शिप कंस्ट्रक्ट कर रहा था जिसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी मौजूद थी। होल्डन वापस टाकी के अंदर जाने लग जाता है। जॉनसन तुरंत ही उसे रोक देता है और उसे एक बार फिर से बताने की कोशिश करता है कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। जॉनसन होल्डन को समझाने लग जाता है कि उसे बहुत सारे बैटल्स फॉलो करते हैं और वो लोग उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। जॉनसन होल्डन को बताना चाहता था कि बैटल्स होल्डन को कहीं भी ट्रैक करके उसे मार सकते थे। उन लोगों के बीच में थोड़ा सा टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। दोनों पार्टीज एक दूसरे को गन के निशाने पर ले लेती हैं। एमोस भी जॉनसन को धमकाने लग जाता है और उसे बताता है कि एलेक्स कुछ ही समय में टाइको स्टेशन की पूरी एयर को बाहर निकाल सकता है। थोड़ी देर बाद माहौल नॉर्मल हो जाता है। जॉनसन और होल्डन आपस में स्क्यूपिली के बारे में बात करते हैं। जॉनसन होल्डन को बताता है कि उसने थोड़े समय पहले ही सेरेस स्टेशन से एक रेकॉन मिशन के रूप में स्कोपली को भेजा था और स्कोपली में सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचा था, जिसका नाम लायोनेल पोलेस्की था। जॉनसन होल्डन को बताता है कि लायोनेल पोलेस्की उस पर्सन का कोड नेम था, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस वक्त ये हो सकती है कि जूली ही लायोनेल पोलेस्की है। जॉनसन होल्डन को बताता है कि स्कोपली पे जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसके आदमी ने उसे वहां से कुछ कोऑर्डिनेट्स भेजे थे। जॉनसन जानना चाहता था कि स्कोपली के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कौन था और उसका मकसद क्या था। होल्डन जॉनसन के लिए इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हो जाता है। जॉनसन होल्डन को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी लाइफ उन लोगों के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि वो डोनेगर और कैंटेबरी पे जो कुछ भी हुआ है उसका विटनेस है। होल्डन जॉनसन को क्लियर करता है कि वो अकेला ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाएगा और उसके साथ ही उस वक्त
वक्त टाइको पर ही रहेंगे और वो लोग भी उन सभी इवेंट जो कि कैंटेबरी और डॉनेगर के साथ हुए हैं उनके विटनेस हैं। होल्डन अपने सभी साथियों को स्कोपली के इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। उन सभी लोगों को जॉनसन के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। नाओमी होल्डन से पूछती है कि वो जॉनसन की मदद करने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों है। होल्डन उस वक्त वहां मौजूद अपने सभी साथियों को बताता है कि उसी ने उस डिस्ट्रेस कॉल को रिसीव किया था। एमो होल्डन के मुंह से इस कन्फेशन को सुनकर चौंक जाता है। नाओमी एमोस को शांत कराने के लिए उसे कहती है कि उसे इस बारे में पहले से सब कुछ पता था। एमोस को लगता है कि नाओमी ने डर के कारण उससे होल्डन की इस बात को छुपा लिया था। एमोस टाइको स्टेशन के बार में एलेक्स के साथ मौजूद था। वो वहाँ पर रिलीव करता है कि वो एक राउंची एनवायरमेंट में बड़ा हुआ था और वो उस वक्त वहाँ पर बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट को डील किया करता था। एमोस होल्डन के साथ उसके मिशन को करने के लिए तैयार हो जाता है। नाओमी, एलेक्स और एमोस तीनों ही होल्डन के साथ उस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। होल्डन नाओमी को लेकर एक बार के अंदर पहुंच जाता है और वो दोनों अपने पुराने साथियों को याद करके शॉट्स लेने लग जाते हैं। एक मिस्टीरियस पर्सन उन दोनों को दूर से देखता हुआ अपनी आंखों में फिट हुए लेंस से उन लोगों की रिकॉर्डिंग कर लेता है। नाओमी होल्डन के साथ स्कोपेली के मिशन को करने के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि उसे एक आदमी की तलाश थी। वो इस मिशन के बदले जॉनसन से उस आदमी को मांगती है और जॉनसन अपनी पूरी कोशिश करके उस आदमी को देने का वादा करता है। एलेक्स ने कभी भी गनशिप्स नहीं चलाई थी ताकि एक गनशिप था और एलेक्स उसे चलाकर बहुत ज्यादा खुश था। वो भी इस मिशन के लिए हाँ कर देता है। जॉनसन का क्रू टाकी को पूरी तरह से मॉडिफाइड कर देता है और वो उसका नाम भी बदल देता है। सभी लोग बोर्ड पर आ जाते हैं और फ्लाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। होल्डन उन सभी को कॉफी सर्व करता है और रोजिनेंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फ्लाई कर जाता है। होल्डन ने जॉनसन को रोजिनेंटे के ऊपर लोपास की बॉडी की प्रेजेंस के बारे में बता दिया था और उसको लोपास की बॉडी सौंप दी थी। जॉनसन लोपास की बॉडी को मार्शियंस को लौटाने के लिए रख लेता है। वो लोपास की बॉडी को चेक करता है। उसे उसकी बॉडी के अंदर कुछ डाटा क्यूब दिखाई देता है और वो उसे निकालकर अपनी पॉकेट के अंदर डाल लेता है। मिलर की और हम लोगों की मुलाकात एक वाटर चोरी करने वाले गैंग के लड़के डियागो से हुई थी। डियागो के अंकल एक रॉक हॉपर थे। वो रॉक को डिग किया करते थे। डियागो अपने अंकल मटाओ के साथ उस वक्त रॉक डिगिंग का काम कर रहा था। उन लोगों को बहुत ही प्रीशियस और मिल जाता है। उन लोगों का शिप जिंगलोंग बहुत ही पुराना शिप था। तभी उन लोगों को एक मार्शियन बॉर्डर पेट्रोल वेसल MCRN स्कीपियो एफिकेनस पकड़ लेती है। मार्शियंस देखते हैं कि मैटियो के शिप के ट्रांसपॉन्डर्स एक्सपायर्ड हो चुके थे। मैटियो उन लोगों को बताने की कोशिश करता है कि उसके पास नए ट्रांसपॉन्डर के लिए पैसे नहीं थे। यहाँ पर हम ट्रांसपॉन्डर को एज ए लाइसेंस भी मान सकते हैं। मटाओ मार्शियंस के बेल्टर्स को ट्रीट करने के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज था। वो मार्शियंस के साथ उलझ जाता है। मार्शियंस मटाओ को धमकाने लग जाते हैं। वो लोग उसे बताते हैं कि उसके स्टेशन पर लौटने के बाद वो लोग उसके शिप को लाइन में लगा देंगे और बिना नया ट्रांसपॉन्डर जारी हुए वो लोग उसे उड़ने की परमिशन नहीं देंगे। मटाओ उन लोगों के जाने के बाद बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो डियागो को स्पेस सूट देकर शटल से बाहर कर देता है और उसके बाद वो खुद अपने शिप को उड़ाते हुए रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चला जाता है। मार्शियंस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर फ्लाई होते हुए शिप को देखते हैं और वो उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एक तरीके से मटाओ का सुसाइड मिशन भी माना जा सकता था। डियागो स्पेस के अंदर था और वेट कर रहा था कि कोई भी उसे देख ले और उसे बचा ले। साथ ही साथ वो अंकल मटाओ से भी कांटेक्ट करके उन्हें ऐसा न करने के लिए कह रहा था। इधर हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेरेस स्टेशन पर मिलर को दो लोग लिडा और काइपो ने पकड़ लिया था। मिलर की इस किडनैपिंग के पीछे एंडरसन का हाथ था। मिलर को एंडरसन आकर इंटेरोगेट करने लग जाता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करता है। वो मिलर से जानना चाहता था कि उसे जूली के अपार्टमेंट से क्या काम था और वो उसके अंदर दोबारा क्यों गया था। मिलर एंडरसन को टरकाने के लिए उसे कहता है कि वाटर राशनिंग प्रॉब्लम के कारण वो बाथ लेने के लिए जूली के अपार्टमेंट के अंदर गया था। एंडरसन मिलर को बताता है कि वो लोग बहुत ही खास चीज के लिए लड़ाई कर रहे थे। एंडरसन सेरेस स्टेशन के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहता था और वो वहाँ का गवर्नर बनना चाहता था। एंडरसन मिलर के जूली को ढूंढे जाने को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि जूली की खोज उन लोगों को मुसीबत में डाल सकती थी। मिलर एंडरसन से पूछने लग जाता है कि क्या उसने अपने एम्बिशन के लिए जूली को सेक्रीफाइस किया था। एंडरसन इस बीच लगातार मिलर के हैट और उसके कपड़ों को चेक कर रहा था कि कहीं उसने अपने कपड़ों में कुछ छुपाया हुआ तो नहीं था। मिलर बीच बीच में एंडरसन से पूछ रहा था कि क्या जूली जिंदा है। मिलर एंडरसन को कहता है कि उसने जानबूझकर जूली को मौत के मुंह में भेजा था और वो इस बारे में पूरी तरह से अनजान थी। वो एंडरसन को उसकी छोटी
बहन की याद दिलाता है कि उसने उसे 15 साल की उम्र में जानबूझकर मार डाला था। एंडरसन मिलर की इस बात को सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और वो उसे बताता है कि उसने अपनी बहन को इसीलिए मारा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी और उसकी फैमिली इतनी ज्यादा गरीब थी कि वो इन सभी लोगों को नहीं पाल पा रही थी। एंडरसन मिलर के बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान था। एंडरसन को ये भी लगता था कि मिलर बेल्टर्स का साथ नहीं दे रहा था और वो उन लोगों से गद्दारी कर रहा था। एंडरसन अपने दोनों साथियों को मिलर को मार देने का ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों गुंडे मिलर को एक एयर वेंट के अंदर लॉक कर देते हैं। मिलर की सांसें रुकने लग जाती है। तभी ऑक्टेविया मस वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उन दोनों को मारकर मिलर को आजाद करवा लेती है। मस उन दोनों को मारकर इतनी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसने आज दिन तक किसी को भी नहीं मारा था। मिलर मस के साथ अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुका था। वो अपने हेड को चेक करता है। उसे वहां पर डाटा क्यूब मिल जाता है। मिलर डाटा क्यूब को चेक करता है और उसके अंदर उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है जिसे लेकर वो तुरंत ही स्टार हेलिक्स के ऑफिस में चला जाता है। मिलर कैप्टन शाडीड को अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। मिलर उसे बताता है कि उसे जूली की खोज करते करते एक बहुत ही कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी के बारे में पता चला था जिसके कारण जूली गायब हुई थी। मिलर शाडीड को बताता है कि उसे पता चला है कि फीबी स्टेशन पे एक तरह के बायो वेपन को डेवलप किया जा रहा था। ओपीए को वहां पर बायो वेपन के डेवलप होने के बारे में खबर मिल चुकी थी। उन लोगों ने एक क्रू उस बायो वेपन को चोरी करने के लिए फीबी स्टेशन पर भेजा था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कोई उस बायो वेपन को लेकर वहां से जा चुका था। शाडीड मिलर से पूछती है कि क्या उसने किसी और के साथ उस डाटा क्यूब की इंफॉर्मेशन शेयर की है। मिलर इसका जवाब नेगेटिव में देता है। मिलर शाडीड को क्लियर करता है कि डाटा चिप के एनक्रिप्टेड होने के कारण वो उसकी कॉपी भी नहीं बना पाया था। शाडीड मिलर के मुंह से ये सुनती है और वो डाटा चिप को ले जाकर सिक्योर करके लॉकर के अंदर लॉक कर देती है। इसके बाद शाडीड मिलर को नौकरी से निकाल देती है। मिलर समझ जाता है कि शाडीड भी एंडरसन के साथ मिली हुई थी। वो इस बारे में शाडीड को धमकाने लग जाता है। शाडीड स्टार हेलिक्स की सिक्योरिटी को बुलाती है और उन्हें मिलर को बाहर निकालने का ऑर्डर देती है। मिलर को स्टार हेलिक्स सिक्योरिटी का गार्ड वहां से बाहर निकालने लग जाता है और हम लोग देखते हैं कि उसकी नेक के ऊपर एक ओपीए टैटू बना हुआ था।